चलिए जी, रिवाइज करते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये क्वेश्चन आपके पास आएगा। रिवीजन की स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखेंगे क्योंकि आपने इन्हीं से जो है एग्जाम में प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहली चीज जो आप लिख के आएंगे वो क्या कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? इट इज द पोजीशन ऑफ द फर्म टू मेंटेन एंड सस्टेन फेवरेबल मार्केट पोजीशन। बेसिकली कस्टमर, आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनको आउट परफॉर्म करना इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उनसे अच्छी मार्केट पोजीशन को मेंटेन और सस्टेन करना इज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अच्छा, इट इज द एबिलिटी टू ऑफर बायर्स समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग ऑफर करना, एंड देयर बाय प्रोवाइडिंग मोर वैल्यू फॉर मनी। ये 3 पॉइंट्स आपके आंसर में जरूर आने चाहिए। मेंटेन एंड सस्टेन फेवरेबल मार्केट पोजीशन in comparison to the competitor, obviously. Ability to offer something different and providing more value for money. अब ये competitive advantage अचीव कैसे होती है? It is result of successful strategy. और अचीव होने के बाद इससे होता क्या है? आपका मार्केट शेयर बढ़ जाता है, आपके हायर प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। तो 4 और 5, ये 5 पॉइंट बच्चों। नंबर 1, मेंटेन एंड सस्टेन फेवरेबल मार्केट पोजीशन। एबिलिटी टू ऑफर समथिंग डिफरेंट, देयर बाय प्रोवाइडिंग मोर वैल्यू फॉर मनी। रिजल्ट किसका? सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी का। किसमें ट्रांसलेट हो जाती है ये? आपकी हायर मार्केट शेयर और हायर प्रॉफिट्स के अंदर। अच्छा जी, फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और किस फॉर्म में मिल सकती है आपको जरा ध्यान दीजिएगा। कैन बी इन दी फॉर्म ऑफ लो, कैन बी इन दी फॉर्म ऑफ, मेरे को याद आता कैन दी होंगी सी, एनीवेज आइए। सो कैन बी इन दी फॉर्म ऑफ, ये हो गया 6 पॉइंट हमारा। लो कॉस्ट प्रोवाइडर हो सकते हैं आप, या फिर आप यूनिक हो सकते हैं उन डायमेंशंस पे जिन्हें आपका कस्टमर बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। हाँ जी, आप यूनिक हो सकते हैं उन डायमेंशंस पे जिन्हें आपका कस्टमर या सोसाइटी एट लार्ज बहुत ज्यादा वैल्यू करती है। तो ये 6 पॉइंटर्स जो हैं आपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में लिख के आने हैं। कौन से 6 पॉइंट दोबारा रिपीट कर दूं? यस सर कर दो। नंबर 1, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मेंटेन एंड सस्टेन फेवरेबल मार्केट पोजीशन, एबिलिटी टू ऑफर समथिंग डिफरेंट, मोर वैल्यू फॉर मनी, रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी, ट्रांसलेटेड इनटू हाई मार्केट शेयर एंड हाई प्रॉफिट्स। किस फॉर्म में हो सकती है? लो कॉस्ट प्रोड्यूसर के फॉर्म में हो सकती है, और यूनिकनेस की फॉर्म में हो सकती है। यूनिक ऑन दी डायमेंशंस, उन डायमेंशंस पे यूनिक होना जहाँ पे इसकी जो है कस्टमर बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, सोसाइटी एट लार्ज जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है। राइट, जैसे कि एक सिंपल सी बात बताऊँ, एथिकल बिजनेस, एथिक्स मेंटेन करना बिजनेस में, सुन के बड़ी दिक्कत लग सकती है, लेकिन एथिक्स मेंटेन करके चलना बिजनेस में, इट इज़ हाईली वैल्यूड बाय सोसाइटी एट लार्ज। सोसाइटी उन बिजनेसेस को ज़्यादा वैल्यू देती है हमेशा जो एथिकली काम करते हैं। चलिए एक बात मुझे बताइएगा, मैंने पूछी थी क्लास में भी, अभी पूछ रहा हूँ। जब मैं बोलता हूँ एथिक्स, तो कौन से बिजनेस का नाम आपके माइंड में आता है? कौन से कंपनी का, कौन सी इंडियन कंपनी का नाम आपके माइंड में आता है? बस इतना बताइएगा। राइट, और उस कंपनी ने एथिक्स को लेके अपनी यूनिकनेस मेंटेन कर रखी है, इतनी कि जब मैं एथिकल बिजनेस बोलता हूँ तो आपके दिमाग में उस कंपनी का नाम आ जाता है। राइट, लीजिए फिर उसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं कि भाई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे हो? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सस्टेनेबल हो। मेरे साथ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसी हो? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सस्टेनेबल हो। और सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा? हमें इन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो समझना होगा, इन 4 पॉइंटर्स को जो है वो समझना होगा। इससे पहले एक बात ये समझ लीजिए कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आती किससे है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपके पास आती है आपकी रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज से, बेसिकली कोर कॉम्पिटेंसीज। और कोर कॉम्पिटेंसी पता है क्या होती है? वही रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज जो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलवाती हैं। अब सुनिए, इस टॉपिक में हम किस पे बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, कि भाई सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो कैसे मेंटेन की जाए, इस मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मेंटेन करने के लिए आपको 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान में रखनी है अपने रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी की। अब ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहले तो देखिए क्वेश्चन क्या आएगा। What are the 4 major characteristics of the resources and capabilities that should be kept in mind while checking whether the competitive advantage is sustainable or not? What are the 4 characteristics of the resources and capabilities that should be kept in mind while deciding whether the competitive advantage is sustainable or not? अच्छा जी, आई होप मित्रों यहाँ तक जो है बात बिल्कुल क्लियर है। या इसको यूँ समझ लीजिए कि भाई कंपनी की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की सस्टेनेबिलिटी किन 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। राइट, आइए। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड फर्म की एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डिपेंड ऑन 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। और 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ड्यूरेबिलिटी। अब ड्यूरेबिलिटी क्या होती है? लॉन्ग लास्टिंग। राइट, ड्यूरासेल जैसे आपने सुना है, ड्यूरासेल, वैसे ड्यूरेबिलिटी। वेदर द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और वेदर हम इस पर ऐसे बात करते हैं, वेदर द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज आर ड्यूरेबल और नॉट। अगर आपकी वो रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रही है वो ड्यूरेबल है, तो आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी सस्टेनेबल होगी।
बिल्कुल सिंपल लाइन दिमाग में रखिए, अगर आपकी कैपेबिलिटीज़, अगर आपके रिसोर्सेज जिनकी वजह से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रही है वो अगर ड्यूरेबल है तो आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी क्या होने वाली है, सस्टेनेबल होने वाली है। लीजिए, उम्मीद करता हूं ये बात जो है आप लोगों को क्लियर है। देखिए मैंने लिखा है फॉर अंडरस्टैंडिंग मोर द ड्यूरेबल रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज मोर द सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ओके, अब जरा ऐसे मार्क कर लेते हैं, इसके अंदर क्या कीवर्ड्स हैं जरा आप लोगों को वो भी मैं मार्क करा देता हूं, साथ साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले हम बताएंगे कि भाई साहब आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कितने समय तक चलेगी, ये डिपेंड करता है कि आपकी रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी का डिटीरियोरेशन रेट क्या है, आपकी रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी किस रेट से जो है वो खत्म होती हैं। अगर वो रेट बहुत हाई है, यानी कि आपकी रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी बहुत हाई रेट से डिटीरियोरेट होती है, तो भाई साहब आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सस्टेनेबल नहीं है। अगर वो बहुत लो रेट से डिटीरियोरेट होती है या डिटीरियोरेट होती नहीं है तो आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो क्या रहने वाली है, हाईली सस्टेनेबल। आइए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा मेरे साथ बच्चों, रिवीजन वीडियो है फिर भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। देखिए अब आपने क्या देखना है, फिर इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है रेट ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन। तो पहला हो गया रेट ऑफ डिटीरियोरेशन और दूसरा हो गया रेट ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन। अगर ध्यान से, अगर आपकी इनोवेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन का रेट ज़्यादा है, अगर आपकी प्रोडक्ट इनोवेशन का रेट ज़्यादा है तो मैं आपको बता दूं कि आपकी ड्यूरेबिलिटी ऑफ कैपेबिलिटी एंड रिसोर्सेज कम है एंड इसलिए सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वो नहीं मानी जाएगी। आइए जी देन चलते हैं तीसरे वाले केस पे। देखिए अगर आपकी कैपेबिलिटीज़ जो है मैनेजमेंट की, अगर आपकी जो आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो किसी तरह से डिपेंडेंट है किस पे, मैनेजमेंट एक्सपर्टीज ऑफ सीईओ पे, तो भाई साहब फिर से मैं आपको बता दूं कि वो वल्नरेबल है टू हिज रिटायरमेंट और डिपार्चर। इसका मतलब इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि वो सीईओ जाएगा और आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज साथ में ले जाएगा, राइट। लेकिन अगर आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो आ रही है आपके ब्रांड नेम से, मैं बहुत सारे ऐसे ब्रांड नेम्स हैं जिनकी बहुत ड्यूरेबल, बहुत लॉन्ग लास्टिंग अपील होती है, तो आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में बोलूंगा कि सस्टेनेबल है। तो सबसे पहले रेट ऑफ डिटीरियोरेशन, दूसरा रेट ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन, तीसरा वेदर इट इज डिपेंडेंट ऑन एन individual's capability like the expertise of CEO and whether it is dependent on the brand name। ब्रांड नेम पे है सस्टेनेबल है, इंडिविजुअल सीईओ पे है तो इट इज वल्नरेबल, अगर वो गया तो चली जाएगी। रेट ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन हाई है तो ड्यूरेबिलिटी कम है, सस्टेनेबिलिटी भी कम है। ऐसी रेट ऑफ डिटीरियोरेशन हाई है तो ड्यूरेबिलिटी कम है और इसलिए सस्टेनेबिलिटी भी कम है। आइए नेक्स्ट मुद्दा आता है मित्रों हमारे पास, कौन सा नेक्स्ट मुद्दा आता है हमारे पास, ट्रांसफरेबिलिटी का। बोलिए जी किसका, जल्दी से बता दीजिए, ट्रांसफरेबिलिटी का। अब ये ट्रांसफरेबिलिटी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपके रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात चल रही है। ट्रांसफरेबिलिटी क्या कैरेक्टरिस्टिक है सर, ध्यान सुनिएगा। देखो भाई, माना कि आपके पास जो है वो ड्यूरेबल रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी थी, आपकी रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज ड्यूरेबल थी, ओके, लेकिन याद रखिएगा फिर भी कॉम्पिटिटर जो है उसको इरोड कर सकता है, यानी कि कॉम्पिटिटर जो है उसको खत्म कर सकता है। कैसे कर सकता है, देखिए ऑल्दो ड्यूरेबल थी बट फिर भी उसको इरोड कर सकता है। थर्ड सेंटेंस में देखेंगे कैसे कर सकता है, बल्कि अभी समझ लेते हैं। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा इसको कि वो कैसे जो है उसको डिटीरियोरेट कर पाएगा, यानी कि आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को वो कैसे खत्म कर देगा, देखते हैं। इन सिंपल वर्ड्स बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आपके जो रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज हैं वो ड्यूरेबल थी लेकिन आपका कॉम्पिटिटर जो है उनको एक्सेस कर सकता है, आपका कॉम्पिटिटर जो है उनको एक्सेस कर सकता है, तो आपने याद रखना है कि वो आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को भी अटैक कर सकता है। आप सिंपली बोल सकते हैं इफ द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज ऑल्दो ड्यूरेबल but can be accessed by the rivals very easily, then the competitive advantage of the organization can be attacked by the rival firms। अच्छा जी, आइए जी नेक्स्ट मुद्दे पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट मुद्दा हमारे पास क्या है, ये लीजिए, जितना आसान होगा ट्रांसफर करना रिसोर्स और कैपेबिलिटीज को उतना बल्कि मैं बोलूंगा कि कम सस्टेनेबल होगी, उतनी कम सस्टेनेबल होगी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। द ईजियर इट इज टू ट्रांसफर द रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी, द लेस सस्टेनेबल विल बी द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। लीजिए एग्जाम्पल मैंने आपको क्लास में करा दिया था। एग्जाम्पल में यही लिखा है कि भाई साहब अगर आपने स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटोमेटेड इक्विपमेंट लिया और वो थर्ड पार्टी से आपका कॉम्पिटिटर भी खरीद सकता है तो ये हाईली ट्रांसफरेबल है और इसलिए आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो लेस सस्टेनेबल है। इमिटेबिलिटी पे चलते हैं। बेसिकली ये बात करता है कि कितनी आसानी से आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को रेप्लिकेट जो है वो किया जा सकता है। हाँ जी, कितनी आसानी से जो है उसको रेप्लिकेट किया जा सकता है। देखिए ऊपर क्या हो रहा था बच्चों, इस बात को आप ध्यान समझिएगा प्लीज, जो मैं बोल रहा हूँ इधर देखिएगा। अगर आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विस आप थर्ड पार्टी से ले रहे हो और वो आपका कॉम्पिटिटर भी बाय कर सकता है तो ये आगे ट्रांसफरेबिलिटी का केस। लेकिन मान लो वो थर्ड पार्टी ने नहीं डेवलप किया, आपने खुद, ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने खुद अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज डेवलप करे हैं, अब ये आ गए बी
और बी अगर इन रिसोर्स और कैपेबिलिटी को कहीं से परचेज नहीं कर सकता लेकिन सेल्फ डेवलप कर सकता है, तो जितनी आसानी से उसे इमिटेट कर सकता है, सेल्फ डेवलप कर सकता है, उतनी ही कम सस्टेनेबल है। यानी ईजियर द इमिटेबिलिटी, easier the replication of the resources and capability held by one of the person, the easier will be the less will be the sustainability of the competitive advantage। तो मिस्टर ए की रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी को अगर आसानी से रेप्लिकेट किया जा सकता है तो बिलीव मी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई साहब यहाँ पे मिस्टर ए की वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो सस्टेनेबल बिल्कुल भी नहीं है। लीजिए, सो यही देखिए ट्रू टेस्ट है इमिटेबिलिटी का। हाउ इजली एंड क्विकली कैन द कॉम्पिटिटर बिल्ड द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी ऑन विच अ फर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज बेस्ड। कितनी जल्दी जो है कॉम्पिटिटर, कितनी जल्दी और कितनी आसानी से आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बेस को कॉपी कर सकते हैं। अगर जितनी जल्दी वो कॉपी कर सकते हैं उतना ही कम वो क्या है, सस्टेनेबल है। ओके, लीजिए सर, आइए आगे भी जरा इसको एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं जल्दी से। एक बात का जिक्र हमने बार बार किया था क्लास में, और वो पता है क्या था, जरा ध्यान से देखिएगा। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी, जितनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी बेस्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगी उतना ही मुश्किल उसको इमिटेट करना होता जाएगा। प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज इंडिविजुअली एनीवन कैन कॉपी और एनीवन कैन बाय फ्रॉम द थर्ड पार्टी, बट द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, the capabilities which we create by combining our technology, wisdom, experience, managerial know-how is difficult to imitate, right? तो नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या लिखा है, where capability require network of organizational routines। बेसिकली ये इसी की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी, जहां पे आपकी कैपेबिलिटी कैसी है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर से बनी हुई है, कॉम्बिनेशन से बनी हुई है बहुत सारी चीज़ों की, जैसे कि टेक्नोलॉजी, विजडम, मैनेजरियल नो हाउ, एक्सपीरियंस से बनी हुई है। तो भाई साहब वो क्या बन जाएंगी, डिफिकल्ट टू इमिटेट बन जाएंगी। आइए एप्रोप्रिएबिलिटी की बात करते हैं। व्हाट इज एप्रोप्रिएबिलिटी? एप्रोप्रिएबिलिटी मतलब ये कि अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से जो रिटर्न आता है उस रिटर्न को हम लोग क्या वापस रिसोर्स बेस पे ले जाते हैं। देखिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आई, हाई मार्केट शेयर, हाई प्रॉफिट, क्या आपने उस रिटर्न का फिर क्या किया? क्या आपने उस रिटर्न को वापस से इन्वेस्ट किया बिजनेस में, या उस रिटर्न को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग दी ओनर्स, दैट इज द शेयर होल्डर्स एटसेट्रा, या आपने उसको एज अ सैलरीज जो है बांट दिया सीईओज को, सीएफओज एटसेट्रा को। तो यहां पे हम बात करते हैं किसकी, कि भाई एप्रोप्रिएबिलिटी का सिंपल सा मतलब है कि कितना जो है हम लोग रिसोर्स बेस पे वापस लाते हैं। जितना ज़्यादा हम रिसोर्स बेस पे वापस लाएंगे हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उतनी ही स्ट्रॉन्ग, उतनी ही सस्टेनेबल जो है वो होती जाएगी, राइट? ऑल्दो इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन कि कितना वापस लाएं कितना वापस ना लाएं, क्योंकि भाई सबके जो है वो एफर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, बट फिर भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि जितना हम लोग वापस लाएंगे उतना जो है हमारी सस्टेनेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो ये हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का कोर पार्ट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो हमने रिवाइज कर लिया। इसके अलावा आपके पास एक पेज और है एक्स्ट्रा, ये आप लोगों को पढ़ना है, मैंने क्लास में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। एनीवेज अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की रिवीजन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कौन सा आता है, वो आता है हमारे पास कोर कॉम्पिटेंसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सच बताऊं तो कोर कॉम्पिटेंसी सर्व एज अ सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, पहली लाइन तो यही है, इट सर्व एज अ सोर्स ऑफ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और आपकी कोर कॉम्पिटेंसी होती कैसे है? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ, जो मैं बता भी रहा था, टेक्नोलॉजिकल, मैनेजरियल, विजडम एंड एक्सपीरियंस। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल, मैनेजरियल, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, मैनेजरियल नो हाउ, विजडम एंड द एक्सपीरियंस। एंड बिकॉज ऑफ दिस, जरा कनेक्ट कर लीजिएगा, इसी की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन क्या क्रिएट कर पाती है, इसी की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर पाती है ये वाला टर्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज। So core competency is combination of technology, managerial know-how, wisdom and experience, and through these combination, through use of these four things, organization is able to create the capabilities which are unique, which are difficult to match, which are difficult to copy, and therefore it forms what? Core competency। लीजिए, तो सोर्स है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का, और कैसे बनाती है ऑर्गेनाइजेशन, इन 4-5 चीज़ों का मिक्सचर करके जो है बनाती है, जिससे अल्टीमेटली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो मिल जाती है। अच्छा जी, तो ये तो हमारे 2 सेंटेंस तो हो ही गए बिल्कुल। तीसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है कि भाई कोर कॉम्पिटेंसी डिस्टिंग्विश करे कंपनी को और उसकी अपनी एक पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करे। चौथी चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये कि आपकी कॉम्पिटेंसी जो है वो ओवर द टाइम क्रिएट होती है। ओवर द टाइम क्रिएट होती है कैसे? एक्यूमुलेटिंग और लर्निंग से, कि कैसे अपने रिसोर्सेज को और कैपेबिलिटी को हमने बेस्ट यूटिलाइजेशन में लेके आना है। एंड फिर सीके प्रहलाद और गैरी हेमल ने क्या बताया कि भाई कोर कॉम्पिटेंसी 3 एरियाज में जो है आइडेंटिफाई की जा सकती है। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोर कॉम्पिटेंसी कैन बी आइडेंटिफाइड इन 3 एरियाज, और वो क्या क्या है? कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन, कस्टमर वैल्यू एंड एप्लीकेशन टू अदर मार्केट। एक आपकी जो कैपेबिलिटी बनी है, आपकी जो यूनिक ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी बनी है, हम उसको कोर कॉम्पिटेंसी जो है
वो 3 एरियाज में लगा के चेक कर सकते हैं कि भाई वो कोर कॉम्पिटेंसी हमारी है या नहीं। नंबर 1, वो आपको डिफरेंशिएट करना जरूरी है। आपकी कोर कॉम्पिटेंसी ऐसी होनी चाहिए जो यूनिक हो, डिफिकल्ट फॉर कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट हो, आसानी से कॉपी ना हो पाए। आपकी कोर कॉम्पिटेंसी कैसी हो? जो आपको एज प्रोवाइड करे। आपकी कोर कॉम्पिटेंसी ऐसी हो जो आपको बेटर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देने में हेल्प करे, राइट? तो यूनिक हो, एज प्रोवाइड करे, बेटर प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करने में हेल्प करे। अच्छा, कस्टमर वैल्यू, कस्टमर को उसके पैसे से ज्यादा वैल्यू मिले, तो वो जिस कैपेबिलिटी की वजह से कस्टमर को ज्यादा वैल्यू मिल रही है उसके स्पेंड किए हुए पैसे से, वो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है। वेरी सिंपल, राइट? सो कस्टमर कोई फंडामेंटल बेनिफिट जो सीख कर रहा है, पहले तो यही हो गया, द सेकंड कंडीशन इज कस्टमर वैल्यू। फिर दूसरा हो गया कस्टमर जो फंडामेंटल बेनिफिट सीख कर रहा है वो सर जी जो है उसको आपकी कैपेबिलिटी उसको फंडामेंटल बेनिफिट दे रही हो। हाँ जी, आपकी वो कैपेबिलिटी जिसको आप कोर कॉम्पिटेंसी मानने जा रहे हैं वो उसको फंडामेंटल बेनिफिट दे रही हो। तो किसी भी कैपेबिलिटी को हम लोग कब मानेंगे कोर कॉम्पिटेंसी? कस्टमर वैल्यू दे रही हो। कस्टमर वैल्यू बेसिकली जो उसका फंडामेंटल बेनिफिट सीख कर रहा था कस्टमर, वो दे रही हो। और याद रखिएगा कि सिर्फ वो एक पर्टिकुलर चीज नहीं होती, इट इंक्लूड्स ऑल दी स्किल। योर कोर कॉम्पिटेंस इंक्लूड ऑल दी स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड दी फंडामेंटल बेनिफिट। तो तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट ये है, द सर्विस और प्रोडक्ट हैव टू हैव रियल इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर एज द रीजन टू चूज टू परचेज देम। इन सिंपल वर्ड्स कि भाई आपका प्रोडक्ट और सर्विस ऐसा होना चाहिए कि भाई वो उस पर एक कस्टमर पे रियल इम्पैक्ट बनाए, कस्टमर पे रियल इम्पैक्ट बनाए, और वो कोर कॉम्पिटेंसी एक रीजन बन जाए फॉर द कस्टमर टू चूज टू परचेज द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। हाँ जी, टू चूज द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। लीजिए, ये आपकी कोर कॉम्पिटेंसी का सेकंड कंडीशन है। कस्टमर वैल्यू जरूर देना है कोर कॉम्पिटेंसी ने, कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट जरूर करना है आपको, और साथ साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज। याद रखिएगा, एक कॉम्पिटेंसी तभी कोर कॉम्पिटेंसी बनेगी व्हेन इट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस द प्रोडक्ट लाइन, व्हेन इट कैन बी अप्लाइड और यूज्ड टू एक्सप्लॉइट दी अदर मार्केट्स ऑल्सो। अगर आप कोर कॉम्पिटेंसी को एक ही प्रोडक्ट में लगा पा रहे हैं, वो कोर कॉम्पिटेंसी आपकी नहीं है। यू मस्ट बी एबल टू एक्सप्लॉइट इट, यू मस्ट बी एबल टू एक्सप्लॉइट अदर मार्केट्स विद द हेल्प ऑफ योर कोर कॉम्पिटेंसी। लीजिए सर, देन उसके बाद हाउ टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी बोल लीजिए, एक अजीब सा टॉपिक है, इसको भी जल्दी से हम लोग जो है रिवाइज कर जाएंगे। ऑल्दो इसका नाम तो आई से ने यही लिखा है, हाउ टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी, पर थोड़ा सा मैं इससे डिसएग्री करता हूं। आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा मैं आपको बता दूं, यहां पे मैंने क्वेश्चन भी डिस्कस करें, एग्जैक्टली आई से जो है वो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछने जा रहा है आपसे। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूं कि इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो कैसे आने वाला है। एक तो ये एग्जांपल आप ले सकते हैं, अ कोर कॉम्पिटेंस इज ऑल एक्सेप्ट, तो ये चारों में से आपको जो है बेसिकली ये वाला गलत दे रखा है। तो वैल्यूएबल, रेयर, डिफिकल्ट टू इमिटेट एंड नॉन सब्स्टिट्यूटेबल होता था, लेकिन यहाँ पे इम्पॉसिबल टू इमिटेट लिख दिया है। तो एक तो इस तरीके से जो है आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और भी कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर डायरेक्टली आता हो तो उसको भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, कैपेबिलिटीज दैट आर वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट, नॉन सब्स्टिट्यूटेबल आर कोर कॉम्पिटेंसी, एक्सप्लेन दीज 4 स्पेसिफिक क्राइटेरियाज। तो आपको सीधा बोलेंगे, एक्सप्लेन दीज 4 स्पेसिफिक क्राइटेरियाज ऑफ सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज दैट फर्म कैन यूज टू डिटरमाइन दोज कैपेबिलिटीज दैट आर कोर कॉम्पिटेंसी। तो एक्चुअली में आप देखेंगे तो यहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे लगता है कि टॉपिक में जो ऑर्गेनाइजेशन है टॉपिक की, उसमें थोड़ी सी गड़बड़, बट कोई बात नहीं, इस लाइन को मार्क करिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए, ऐसे क्राइटेरियाज जिसके बेसिस पे हम देख सकते हैं, ये सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि भाई हमारी कैपेबिलिटी जो है वो, जो हमारी कॉम्पिटेंसी है वो कोर कॉम्पिटेंसी है या नहीं है। सो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टॉपिक में प्रॉब्लम है, बट कोई बात नहीं। हाउ टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी, या फिर ये वो 4 क्राइटेरिया किसके हैं, ये आपके सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के वो क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे हम चेक कर सकते हैं कि जो कॉम्पिटेंसी हमारी है वो कोर कॉम्पिटेंसी है या नहीं। तो आइए चेक करते हैं। नंबर 1, आपकी कोई भी कैपेबिलिटी जो वैल्यू क्रिएट करती हो वो कोर कॉम्पिटेंसी है, जो आपको हेल्प करे टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटीज एंड सेव योरसेल्फ फ्रॉम दी थ्रेट्स, वो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन कैपिटल यानी ह्यूमन रिसोर्स। अच्छा जी, दूसरा एग्जांपल, आपकी कोई भी कैपेबिलिटी जो रेयर हो, जो हर कॉम्पिटिटर के पास ना हो, वो कोर कॉम्पिटेंसी है, राइट। आपकी कोई भी कैपेबिलिटी जो कॉस्टली टू इमिटेट हो, कॉस्टली टू इमिटेट मतलब ऐसा नहीं कि इमिटेट नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल टू इमिटेट नहीं, कॉस्टली टू इमिटेट हो मतलब वहां पे आपको बहुत सारा, आपके कॉम्पिटिटर को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़े, तो मैं बोलूंगा कि भाई वो क्या है, वो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी। अगर हर कोई उसे इमिटेट कर सकता है तो वो कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है, याद रखिएगा। नॉन सब्स्टिट्यूटेबल, नॉन सब्स्टिट्यूटेबल इसका मतलब क्या है, ऐसी कैपेबिलिटी जिसका कोई और ऑल्टरनेटिव हो ही ना, जिसका कोई और ऑल्टरनेटिव हो ही ना, यानी आपके कंप्यूटर को या तो बहुत सारी कॉस्ट लगा के वो डेवलप करनी पड़ेगी,
या आपका कॉम्पिटिटर उसे कभी डेवलप कर ही नहीं पाएगा, यानी कि वो अपने तरह की एक ही है, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट जो है वो नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। जैसे कि एप्पल का एग्जांपल मैंने आपको बहुत बार दिया क्लास में कि भाई साहब जो एप्पल का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंटीग्रेशन है वो एक तरह से नॉन सब्स्टिट्यूटेबल है। अब तो हार्डवेयर में प्रोसेसर भी अपने बना रहे M1 चिप से, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के 4 क्राइटेरिया हो गए, जिसके बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि हमारी जो कॉम्पिटेंसी है वो कोर कॉम्पिटेंसी है या नहीं है। ओके, चलिए जी, तो ये 2 टॉपिक हमने क्लास में पढ़े थे विद क्वेश्चंस। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर अच्छी लगी आपको वीडियो, रिवीजन वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसी और वीडियोज़ के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।